हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बोल रहा होता है, मुझे माफ करेगा मिस्टर दिवाले, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाऊंगा। जाके उससे आखिरी बार मिल लीजिए, आपकी बेटी के पास में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। गुस्सा करते हुए मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते, बेवकूफ डॉक्टर, तेरे को पता है कि आखिर मैं कौन हूँ? सीजे दिवालिया है मेरा नाम, खड़े खड़े तेरा हॉस्पिटल खरीदूंगा। तू जाके किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को बुला के लेके आ जो कि मेरी बेटी को ठीक कर सके। डॉक्टर बोल रहा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर दिवालिया, बहुत ही पावरफुल हो। इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं खरीद सकते। पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, इस पूरे शहर में ना मुझसे क्वालिफाइड डॉक्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर आपकी बेटी को अब कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड है। तभी आगे बढ़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ठीक है, इसका मतलब मुझे आगे जाना ही होगा। डॉक्टर बोल रहा होता है, लड़के वो आईसीयू है, वहाँ पे आम लोगों का जाना मना है, और वैसे भी तुम जाके क्या ही कर लोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अभी तुमने तो बोला कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि उसको ठीक कर सकता हूँ, और अब तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि आखिर मैं क्यों जा रहा हूँ। मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते, तुम तो इतने क्वालिफाइड होके भी कुछ भी नहीं कर पाए, एक बार इसको मौका देके देख लो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। अंदर आते हुए डॉक्टर बोल रहे होते, कियान कियान की बॉडी पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है। मिस्टर सीजे मेरी बात मानिए, अब इस बच्चे को कोई बचा नहीं पाएगा। अब यह तो है ना कि आपकी बेटी को बचाने के लिए खुद गॉड जमीन पे उतर के आएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, आएंगे नहीं बल्कि आ चुके हैं। ये बोलते वो किया के सर के नए ड्रेस को डाल देता है। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर बोल रहा होते, क्या तुमने अभी डेथ रिवर्स टेक्निक बोला? ये तो वो टेक्निक है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडपा मेरे को बचपन में कहानी सुनाया करते थे। वो कहा करते थे कि जो भी इंसान इस जमीन पे रह के इस टेक्निक को मास्टर कर लेना, वो भगवान से कम नहीं, क्योंकि ये टेक्निक डेथ को भी रिवर्स कर सकती है। तभी जो किया होती वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर बोल रहे होते, इनकी पल्स बिल्कुल ठीक हो चुकी है और पहले के मुकाबले इनका हार्ट रेट और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। मुझे अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, सच में आपकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। रोते हुए मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते, बेन जीरो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी बच नहीं पाती। वहीं अपने घुटनों पे आते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है, डिवाइन डॉक्टर, मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना, ऐसी कमाल की पावर मेरे को भी सीखनी है। मैं इसको सीखने के बदले में कुछ भी दे सकता हूँ। बैन बोल रहा होता है, अगर तुम सब कुछ दे भी दोगे ना तो भी तुम सीख नहीं पाओगे, क्योंकि हर कोई ये सीखने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता। फिलहाल के लिए तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें इस लड़की का ना इस तरीके से ख्याल रखना है। मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर सोच रहा होता है, डिवाइन डॉक्टर ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, पर अपने इस लाइफ के अंदर में इतने कमाल के लेजेंड से मिल पाए, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आखिर कौन है ये यंग मैन? मैंने इनको आज से पहले इस शहर में कभी नहीं देखा। बेन जीरो बोल रहा होता है, आखिर देखा भी कैसे होगा, मैं आज ही तो आया हूँ और आज से इस शहर के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियांगबे यूनिवर्सिटी के अंदर सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो गॉडेस है वो कितनी खूबसूरत है ना। जब तक वो क्लास में रहती है, भले टीचर कुछ भी क्यों ना पढ़ा रहे, लेकिन उनके ऊपर से नजर ही नहीं हटती। तभी वहाँ पे आते हुए हमारा बैन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें किया हो क्या? किया बोलती है, हाँ मैं ही किया हूँ। वैसे आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा। साइड में खड़ी लड़कियाँ बोल रही होती है, ये गवार सा दिखने वाला बंदा है कौन? लगता है कि गॉडेस के पीछे पड़े हुए बाकी लोगों की तरह ना ये भी इनसे कन्फेस करने के लिए आया है। तभी बेन जीरो बोलता है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये बोलते हुए किया को किस कर लेता है। किया सोच रही होती है, आखिर मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर वो धक्का देते हुए बोलती है, कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? बेन जीरो बोल रहा होता है, तुम मेरे को भूल गई क्या? मैं तुम्हारा बचपन का फियांसे हूँ। मेरे मास्टर और तुम्हारे ग्रैंडपा ने ना हम लोग की शादी तय करी थी, और अब जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ पे आ गया। साथ ही बेन सोच रहा होता है, अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे यहाँ पे आ गया। आम आंखों से देखने पे लग रहा है कि किया बिल्कुल ठीक है, पर मेरी हवेली बता रही है कि इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल डेथ कर्स लगाया गया है। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता ना तो शायद कुछ दिनों के अंदर ये मारी जाती, लेकिन मेरे यहाँ पे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या बोल रही होती है? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हम दोनों की शादी तय हो चुकी है तो फिर इस चीज के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता? बैन जीरो बोल रहा होता है, तुम्हें इस चीज के बारे में अपने डैड से पूछना चाहिए। तभी गेट खुलते और बैड बॉय गैंग के बंदे अंदर आते हैं। लीडर बोल रहा होते है, मेरी गॉडेस को आज तक मैं नहीं छुपाया, और तेरी इतनी हिम्मत की तूने आते मेरी गॉडेस को किस कर दिया? तेरी घास खाने की औकात है नहीं और तू पनीर खाने चल दिया। आज हम तुझे बताएं कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। क्या बोलती है, हुआंग रेन, तुम इस मैटर से दूर रहो, ये मेरा पर्सनल मैटर, से क्या सॉल्व करना है मैं देख लूंगी। तुम मेरे कोई भी नहीं लगते जो कि तुम मेरे बिहाफ पे किसी से भी बात करो। हुआंग रेन बोल रहा होता है कि तुमने ये कैसे बोल दिया कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता? तुम मेरी गॉडेस हो, मैं तुम्हारा फॉलोवर हूँ। अपनी गॉडेस के लिए मैं कुछ तो बोल ही सकता हूँ ना। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस गांव के गवार को ऐसे वक्त सिखाऊंगा कि आज के बाद तुम्हारे आसपास भी भटकेगा नहीं। तभी जो हमारा बेन जीरो होता है वो अपने हाथ में चाकू उठा लेता है। लीडर बोल रहा होता है, क्या हुआ? तुझे हमसे इतना डर लग रहा है कि तूने चाकू उठा लिया? तुझे पता है लड़के, मेरे को 36 अलग अलग टाइप की मसला हटाती है।
चाकू से भी अटैक करेगा ना तो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देन जीरो बोल रहा होता मैं तेरे ऊपर अटैक करूँ तो इतना वर्दी नहीं, वैसे भी सुबह सुबह अच्छे से हाथ धो के आओ, मेरे को अपने हाथ गंदे नहीं करने। लीडर बोल रहा होता अच्छा तो फिर अपनी वीकनेस को तू छुपा रहा है, तो भले ही अपने हाथ गंदे नहीं करेगा लेकिन हम तो गंदे करने के लिए तैयार है। अभी वो ले सब कुछ बोल ही रहे होते तभी हमारा बैन पेंसिल छिलना स्टार्ट कर देता है। शॉक्ड होते हुए लीडर बोल रहा होते आखिर मेरे हाथ अपने आप ही क्यों मूव कर रहे हैं। उसके चले ही बोल रहे होते बॉस अपने कपड़ों को उतार रहे हैं पर हमें करना नहीं चाहते। हंसते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते आखिर ये लोग क्या करे, अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं। कसम से अगर हमारी इतनी गंदी बॉडी होती ना तो हम कभी भी उसको दिखाने की हिम्मत नहीं करते। बैन बोल रहा होता 36 मार्शल आर्ट सीखने के बावजूद भी तुम लोग कैसे पतली सी बॉडी है। वही रिकॉर्ड करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते आज तो हम इसको पोस्ट करेंगे, पक्का से हमारे काफी सारे व्यूज आएंगे। तभी वहाँ पे आते हुए प्रिंसिपल बोल रहे होते आखिर यहाँ पे सारे बच्चे क्यों खड़े हैं। तभी जो हमारा बैन होता है पेंसिल को छीलना बंद कर देता है। लीडर बोल रहा होता है फाइनली ये रुक गया, आज यहाँ पे इस कमीने की वजह से ना हमारी काफी सारी बेइज्जती हुई है। बैन बोल रहा होते बेइज्जती मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे कपड़े उतारने की वजह से हुई है, इसे मेरी तरफ से फाइनल वार्निंग समझना, मेरी वाइफ से दूर रहो। अगली बार अगर तुम मुझे इसके आसपास भटकते हुए भी दिख गए ना तो इस बार तो मैंने तुम्हारी चड्डी छोड़ दी, लेकिन अगली बार तुम्हारी चड्डी उतरवा कर तुम लोग को चौराहे पे घुमाऊंगा। क्या बोल रही होती आखिर तुम यहाँ पे अपनी वाइफ किसको बोल रहे हो। आगे बढ़ते हुए लीडर बोल रहा होता है तेरे को सबक सिखाना होगा, जब मेरा 2.5 किलो का मुक्का तेरे ऊपर पड़ेगा ना तब तो उठेगा नहीं बल्कि उठ जाएगा। लेकिन तभी कोई पेड़ से उसका हाथ पकड़ लेता है। हुआनरेन बोल रहा होता है आखिर किसको मरने का शौक हो रहा है जिसने कि मेरे पंच को रोक लिया। लेकिन तभी वो देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके पंच रोकने वाले और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल होते हैं। हुआनरेन सोच रहा होता है भले ही हमारी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल दिखने में आम लगे लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। प्रिंसिपल बनने से पहले ये अंडरवर्ल्ड का बॉस हुआ करता था। आज भी शहर के बड़े बड़े भाई लोग ना इनको सलाम ठोकने के लिए आते हैं, तो इसी वजह से इससे तो बच के रहना होगा। जाते हुए हुआंगरेन बोल रहा होता है तू बहुत ही लकी लड़के की तेरे को प्रिंसिपल ने बचा लिया, पर हर बार तेरे को बचाने के लिए प्रिंसिपल तो नहीं आएंगे ना। बैन बोल रहा होता है माउंटेन से निकलने से पहले मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि मेरे को यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक ऐसा बंदा मिलेगा जो कि दिखने में काफी अकड़ू होगा, उसकी शक्ल ना सुअर से मिलती होगी लेकिन वो आदमी दिल का बहुत ही अच्छा होगा। क्या मेरे मास्टर आप ही के बारे में बात कर रहे थे क्या। शॉक्ड होते हुए प्रिंसिपल बोल रहे होते तो मेरे से सिर्फ एक ही बंदा बात किया करता था। लिटिल मास्टर मेरे को आपसे सिर्फ एक ही बात पूछनी थी, क्या अभी आपने जिस टेक्निक का यूज करा उसका नाम डिवाइन कंट्रोल टेक्निक है क्या। मेरी जवानी में एक बार मेरे दुश्मनों के एक बहुत बड़ी टीम ने मेरे को घेर लिया था, उस टाइम मेरे को बचाने के लिए एक अकेला बंदा आया, सिर्फ उसने अपने हाथ का एक इशारा किया और सारे के सारे बंदे अपने घुटनों पे आ गए। उस टाइम मेरे को पता चला कि इस जमीन के ऊपर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके सामने हमारी ताकतें बिल्कुल बेकार है, और आज आपको देख के लग रहा है कि आपका उनसे कोई ना कोई तो रिलेशन है। बैन बोलता है हाँ वो मेरे मास्टर है और जिस टेक्निक का मैंने यूज किया वो डिवाइन कंट्रोल ही थी। अगर आप इस टेक्निक और मेरे मास्टर के बारे में जानते हो इसका मतलब आप एक एल्डर हो। प्रिंसिपल बोल रहे होते आपके मुँह से एल्डर सुनने के मैं काबिल नहीं, सच कहो तो आपके मास्टर को ना मैं एक असर ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनकी लोकेशन के बारे में मैं कभी जान ही नहीं पाया। लिटिल मास्टर मेरा एक दोस्त ना बहुत ही दिक्कतों में है, अगर आपके पास में थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो क्या आप उसकी हेल्प कर दोगे क्या। शॉक्ड होते हुए कियान सोच रही होती है मुझे अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, रोज हम बड़े बड़े बिग शॉट्स को ना हमारे प्रिंसिपल को सलाम करते हुए देखते हैं, आज पहली बार हम इन्हें किसी से ऐसे रिस्पेक्टफुली बात करते हुए देख रहे हैं। आखिर बैन का इनके साथ में क्या रिलेशन होगा। प्रिंसिपल बोल रहे होते मेरी इतनी तो औकात नहीं कि मैं आपको हेल्प के बदले में पे कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे को सिर्फ एक बार बोल दीजिएगा। बैन बोल रहा होता है आपको पता है प्रिंसिपल मेरे मास्टर कहा करते हैं कि पैसा हाथ की धूल है और हाथ की धूल जमा करने का मेरे को कोई भी शौक नहीं, अगर पैसे ही कमाने होते तो मास्टर माउंटेन पे नहीं बल्कि शहर में रहा करते। देखिए मेरे पास में अभी तो टाइम नहीं है लेकिन जैसे मेरे पास में वक्त होगा मैं पक्का से आपकी हेल्प करूंगा। और आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी वाइफ के पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हुए हैं, उसे सेव करने के लिए मेरे को भी इस क्लास में एडमिशन चाहिए। प्रिंसिपल बोल रहे होते लिटिल मास्टर आपका हुक्म सराखों पे, आज से और अभी से आप इस क्लास के पार्ट हो। जाते हुए किया बोल रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इन चीजों के बारे में डैड से बात करनी होगी। तभी बैन बोलता है प्रिंसिपल मैं चलता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं सच में लिटिल मास्टर ना बिल्कुल अपने मास्टर की तरह है, पैसे और दुनियादारी से इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से। इनके फेवर को हासिल करने के लिए अगर मुझे आग का दरिया पार करना पड़े तो मैं वो करूंगा। वही गुस्सा करते हुए हुआंगरेन बोल रहा होता है इस कमीने की वजह से आज मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई है, प्रिंसिपल की वजह से ये कमीना आज तो बच गया, लेकिन अगली बार जब भी ये मेरे हाथ लगेगा तो मैं इसके साथ में वो करूंगा कि बैड बॉय गैंग के बंदों से कोई पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तभी सीन चेंज होता है, मैं दिवालिया मेंशन का सीन दिखाया जाता है। अंदर एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर सीधे दिवालिया आपको नहीं पता कि मैं आपके लिए क्या कमाल की चीज लेके आया हूँ, जो पेंटिंग मैं आपको दे रहा हूँ ना उसको बनाने के लिए आर्टिस्ट ने पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। एक बहुत ही फेमस तालिस्मान मास्टर ने इसके अंदर अपना तालिस्मान भी दिया है, आपके इसके घर में लगाने के बाद में आपकी किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि आप बुलंदे पहुंच जाओगे। सीजे बोलता है मिस्टर ली मैं आपको ज्यादा कुछ तो ऑफर नहीं कर सकता,
जो हार्डवर्क इस पेंटिंग के अंदर लगाया गया है ना, उसके लिए छोटा सा 2 मिलियन का चेक एक्सेप्ट कर लीजिए। लियो बोल रहा होते मिस्टर दिवालिया, ये आप हो, इसी वजह से मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर आपके जगह कोई और होता तो मैं उससे 8 मिलियन लेता। साथ ही लियो सोच रहा होते इन अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है ना। मेरे 5 साल के पोते को पता भी नहीं है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग को उसके दादा 2 मिलियन में बेच के आ रहे हैं। मैं उसको बोलूंगा ना कि वो ऐसी और ही पेंटिंग बनाए ताकि मैं उसको और ही महंगे में चिपका सकूं। तभी जो किया होती है वो घर पे आ जाती है। बहन बोल रहा होता है मेरा वेट तो करो, तुम बहुत जल्दी जल्दी जा रही हो। तभी मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते क्या तुम जल्दी घर वापस आ गई? आज तुम्हारे साथ में तुम्हारा दोस्त भी है। बहन बोल रहा होता है मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका फ्यूचर सन इन लॉ हूँ। आज से मिलकर अच्छा लगा मिस्टर दिवालिया। शॉक्ड होते मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते क्या तुम मेरे सन इन लॉ हो? लेकिन आखिर मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं पता था? तभी आगे बढ़ते हुए लियो बोल रहा होता है लड़के मिस्टर दिवालिया से दूर हो जा। तेरी शक्ल बता रही है कि तू पुश्तैनी भिखारियों की फैमिली से बिलोंग करता है और तू यहाँ पे हमारे मिस्टर दिवालिया कहाँ टच करेगा? सिर्फ इनका नाम दिवालिया है, पैसा बहुत है इनके पास। बहन बोल रहा होता है मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ ना, तो फिर आके तुझे बीच में क्यों खुजली हो रही है? शक्ल देख के तो लग रहा है कि तू यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल मास्टर होने की नौटंकी कर रहा है। मिस्टर लियो बोल रहे होते तेरे को पता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं देखने के 2 लाख लेता हूँ, हाथ लगाने के 5 लाख, मुझसे बात करने के लिए मिलियंस लगते हैं। इस शहर में सिर्फ 2 चीजें बहुत ही महंगी है, एक तो सॉरी के साथ फोटो और दूसरा मेरे साथ अपॉइंटमेंट, क्योंकि दोनों ना बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बहन बोल रहा होता है और समझ आ रहा है कि आखिर तू लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता है। झूठ बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना वो तेरे अंदर भर भर के है। अभी तो मेरे ससुर जी को एक बेकार सी पेंटिंग 2 मिलियन में बेच रहा है, वो भी ये बोल के कि ये इनकी किस्मत बदल देगी। मेरे रहते हुए तो इनकी पॉकेट नहीं मार पाएगा। मिस्टर लियो बोल रहे होते बच्चे से में तेरी कोई भी गलती नहीं है, तुझे तो ये पेंटिंग बेकार लगेगी ही। तेरे खानदान में भी क्या कभी किसी ने एक रियल स्पिरिचुअल मास्टर को देखा है क्या? बहन बोल रहा होते मेरे परिवार में तो स्पिरिचुअल मास्टर्स भरे पड़े हैं। तो फिर चल मैं तेरे को आज बताता हूँ कि आखिर स्पिरिचुअल मास्टर क्या तरीके से है। पहली बात तो ये पेंटिंग पूरी तरीके से बेकार है। इसके ऊपर कलर्स का इतने गलत तरीके से यूज किया गया है कि ऐसा लग रहा है कोई 5 साल के बच्चे ने इसके ऊपर सिर्फ पेन फेंक दिया है। और ऊपर से एक बार से कलर तो देख। तू बोल रहा है कि एक आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और पूरी जिंदगी लगाने के बावजूद भी ये कलर अभी तक सूखे नहीं। ये पेपर की क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, आराम से फट जा रहा है। अगर 40-50 साल से ये पेंटिंग रखी हुई थी ना तो ये पेपर तो कब का फट गया होता या सड़ गया होता। इस पिक्चर बातें तो छोड़, सिंपल लॉजिक में भी तेरी बातें बिल्कुल भी बैठ नहीं रही। चिढ़ते हुए लियो बोल रहा होते तूने मेरी पेंटिंग बर्बाद कर दी, तुझे पता भी है कि उसकी कीमत क्या थी? तभी मिस्टर दिवालिया बोलते हैं 1 सेकंड रुको, वजह तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बोला क्या तुम्हारे पास में उसका कोई भी सबूत है क्या? साथ ही मिस्टर दिवालिया सोच रहे होते भले ये बंदा दिखने में बहुत ही यंग हो, लेकिन इसके अंदर से ना एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पता नहीं क्यों दिल ये बात मानने के लिए तैयार है कि जो भी कुछ बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। बहन बोलता है मिस्टर दिवालिया डे बाय डे आपकी फैमिली की जो वेल्थ है ना वो घटती जा रही है। काफी सारी जगह आपकी किस्मत आपको धोखा दे रही है और ऐसी बातों का फायदा उठाते हुए ये बंदा आपको ठगने का ट्राई कर रहा है। ये पेंटिंग्स लगाना या फिर किसी तलिस्मान का यूज करना ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आपके घर में ऐसा कोई है जो कि बुरी किस्मत को अट्रैक्ट कर रहा है। मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते क्या मेरे घर में ऐसी चीज है जो कि बुरी किस्मत को अट्रैक्ट कर रही है? मेरे घर पर आज तक 1000 स्पिरिचुअल मास्टर आए हैं, हर किसी ने ये बात बोली है कि ये घर मेरे को फॉर्चून देगा और तुम वो पहले इंसान हो जो कि ये बोल रहा है कि मेरे घर के अंदर ही दिक्कत है। युवान बोलते हैं आपके घर के अंदर एंटर करते ही ना मेरे को इसके अंदर से एक एविल प्रेजेंस फील हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके घर की डायरेक्शंस बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा जो कि वेल्थ को दरवाजे के अंदर आने नहीं दे रहा और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि आपके गेट के अंदर छुपी हुई है। ये बोलते हो गेट को तोड़ देता है और सभी लोग ये देख काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं कि उसके अंदर एक आर्टिफैक्ट पड़ा होता है। मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते आखिर ये क्या चीज है? मैंने आज से पहले ये चीज तो कभी भी नहीं देखी। बहन बोल रहा होते देखा भी कैसे होगा? अगर आपने कभी रियल स्पिरिचुअल मास्टर को हायर किया होता तो जानते ना, अगर गॉड ऑफ वेल्थ है तो गॉड ऑफ पॉवर्टी भी है। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि गॉड ऑफ पॉवर्टी को अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से भले अपने घर के अंदर कुछ भी क्यों ना लगा लो, लेकिन बुरी किस्मत आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते मैं कैसे मान लो कि अब सब कुछ ठीक है? तभी उनके पास में उनका बॉडीगार्ड आते हुए बोल रहा होता है बॉस एक न्यूज है, हमारे शहर में जो फिल्म सिटी बनने वाली थी ना उसका प्रोजेक्ट हम लोग को मिल गया। खुश होते हुए मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते मैंने मान लिया। यंग मैन आप एक ग्रैंड मास्टर हो, जैसे ही आपने इस चीज को बाहर निकाला ना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग गया। इतने बड़े बड़े लोग इस प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट करे थे कि मैं वो कभी लगा नहीं था कि मुझे ये मिलेगा। फाइनली बहुत टाइम बाद कुछ तो अच्छी न्यूज सुनी है। बैन बोल रहा होता है मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, बस आपकी किस्मत को आप तक पहुँचने दिया। मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते आपको पता है मैंने अपनी पूरी कंपनी ना अपने दम पे खड़ी करी है, मेरे बहुत ही कम दुश्मन है, तो फिर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि एक आर्टिफैक्ट को मेरे घर के अंदर रख के चला गया, मेरे को पता ही चला। बैन बोल रहा होता है ऐसा कह सकते हो कि आपको 5 कुछ सालों के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है ना उसमें से आधे ज्यादा इसकी वजह से हुआ है। किसी ने बहुत ही नफरत के साथ में ये चीज आपके घर में बना के रखी है। एक बार सोच के देखिए, कोई तो ऐसा होगा ना इसके इस घर से बहुत ही दुश्मनी होगी।
तभी बॉडीगार्ड बोलता है, हाँ याद आया, हम लोगों ने 1 साल पहले घर की रिनोवेशन करवाई थी। उस टाइम पे हमारे एक बॉडीगार्ड और एक कारपेंटर की आपस में झड़प हो गई थी, तो इसी वजह से हम लोगों ने रिनोवेशन कंपनी से कारपेंटर की शिकायत कर दी, जिसकी वजह से रिनोवेशन कंपनी वालों ने उसकी आधी से ज्यादा सैलरी काट दी। और उसके बाद से जब भी वो हमारे घर पे काम करने के लिए आता ना, तो वो बहुत ही गुस्से में होता। बैन बोलता है, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, उस कारपेंटर को ढूंढिए और उसको सॉरी बोलिए, उसे बोले कि वो ऐसा सेम टू सेम आर्टिफैक्ट बनाए, लेकिन हाँ वो गॉड ऑफ फॉर्चून के लिए हो। अगर वो ऐसा कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सब कुछ जानने के बाद में इस स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अपने घुटनों पे आते हुए स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहा होता है, प्लीज ग्रैंड मास्टर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, लेकिन आखिर मैं क्या करूँ, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, प्लीज इन चीजों के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। वैन जीरो बोल रहा होते कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को इतने कम पैसों में मना लोगे? मिस्टर लियो बोल रहे होते, ग्रैंड मास्टर मेरे को माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं जिंदगी में ना किसी को नहीं ठगूंगा। चोर बाजार में मेरी एक शॉप है, मैं उस शॉप की ओनरशिप ना आपके नाम पे लिख दूंगा, पर प्लीज आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसके बारे में किसी और को बताइएगा मत। बैन जीरो बोल रहा होते, ठीक है मैं तुम्हें शॉप के बदले में माफ कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अगर कभी भी दिवाले फैमिली का दिवाली निकालने के बारे में सोचा ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उनका सनीलो बन चुका हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मेरे नाम में जीरो आता है, लेकिन मैं काम हमेशा हीरो वाले करता हूँ। मास्टर लियो बोल रहे होते, ठीक है ग्रैंड मास्टर मैं चलता हूँ। सीधे तिवारिया बोल रहे होते, ग्रैंड मास्टर सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते ना तो ये कमीना मेरे को फिर से लूट के चला जाता और मेरी जो असली प्रॉब्लम थी वो कभी सॉल्व नहीं हो पाती। बैन जीरो बोल रहा होते, फादर इन लो आखिर मेरे को ग्रैंड मास्टर क्यों बुला रहे हो? मेरे मास्टर ने और आपके फादर ने शादी को तय किया था, तो इस तरीके से आप मेरे फादर इन लो हुए। मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते, हाँ मेरे फादर ने शादी को तो तय किया था, लेकिन आखिर तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है कि तुम मास्टर ली के डिसाइपल हो? तभी जो हमारा वैन जीरो होता अपने पास से फोटो निकालता है। फोटो को देखते हुए सीधे दिवालिया बोल रहे होते, इतना प्रूफ काफी है, मेरे प्यारे सन इन लॉ आखिर तुम्हारे मास्टर कैसे है? वैन जीरो बोल रहा होते, वो तो ठीक है, बस वो आपको बहुत ही याद करते हैं। वही शर्माते हुए किया बोल रही होती है, फादर अब इस कमीने की बातों में आ गए, कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? लेकिन तभी खून खांसते हुए किया बेहोश जाती है। वैन जीरो सोच रहा होता है किया को हार्ट अटैक आया है और ये उसकी हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं बल्कि उस डार्क कर्स की वजह से आया है। मुझे कैसे भी करके इस कर्स वाले बंदे को ढूंढना होगा। आगे जो हमारा वैन होता है वो किया को हॉस्पिटल में एडमिट करा के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पे आ गया होता है। किया के कमरे को देखते हुए बैन बोल रहा होता है क्या खूबसूरत कमरा है, लेकिन मैं यहाँ पे इस कमरे को देख के भटक नहीं सकता। किया के ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक कर्स डाला है और मैं इस बात को लेकर कंफर्म होना कि पक्का से उसके पास में ऐसा कोई ना कोई कर्स ऑब्जेक्ट है जो कि उसको बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। जब तक कि मैं उस कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेता ना, तब तक मैं किया को ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ कि जिसने भी किया के ऊपर उस कर्स टेक्निक का यूज किया है ना, वो किया से बहुत ही नफरत करता होगा। फिर बैन जीरो किया के कपबोर्ड को चेक करना स्टार्ट कर देता है और चेक करते हुए उसको कपड़ों के बीच में वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। बैन जीरो बोल रहा होते, तो फिर इतने घटिया टेक्निक का यूज करते मेरी होने वाली वाइफ को कर्स किया गया है। कर्स को कास्ट करने वाले मेरे को पता है कि तो ये बैठ के ना मेरे को ही देख रहा है, अच्छे से ना एक बार ये शक्ल देख ले, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तेरे को खत्म करेगा। वही कर्स को कास्ट करने वाला बंदा बोल रहा होते, इस कमीने ने मेरे को ढूंढ लिया। लड़के मैं ये बात मानता हूँ कि तूने मेरा ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, लेकिन तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बैन जीरो बोल रहा होते, वो तो वक्त ही बताएगा। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जब बैन जीरो चलते हुए जा रहा होता है तभी उसके ऊपर कोई निडल से अटैक करता है। निडल को पकड़ते हुए बैन जीरो बोल रहा होता है, अगर मर्द ना तो सामने से अटैक कर, ऐसे बुजुर्गों की तरह अटैक करना और अपने ऊपर अटैक लेना मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं। वैसे भी तू छुपने में इतना माहिर नहीं हो सकता कि तू मेरी नजरों से बच जाए। हंसते वो बंदा बोल रहा होता है, तुमने मेरे को फिर से ढूंढ लिया। कहना पड़ेगा तुम्हारे एज के हिसाब से तुम्हारी स्किल्स ना बहुत ही अच्छी है, पर तुमने यहाँ पे गलती इतनी सी कर दी कि तुमने अपोनेंट ना अपने हिसाब का नहीं चुना। तुमने ये बात सुना होगा ना कि एक कुत्ता कभी शेर नहीं मार सकता। बैन जीरो बोल रहा होता है, देख तेरी इन फालतू सी बकवास में ना मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं तेरे को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ये कि तू इस शहर को छोड़ के चला जा और दूसरा ये कि मेरे हाथों मारा जा। हंसते वो बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम बाबा टोटका है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक अपने मास्टर की नहीं सुनी, तो फिर आखिर मैं तेरी की सुनूंगा। तेरे को पता है मेरे मास्टर ना दिन में मेरे ऊपर गुस्सा क्या करते थे, तो इसी वजह से एक दिन मैंने उनकी खोपड़ी खोल दी और तू मेरे सामने ये खोपड़ी देख रहा है, ये खोपड़ी ना उन्हीं की है। दुनिया में आधे लोग ऐसे जो कि टोटके से डरते हैं और जो लोग टोटके से नहीं डरते ना वो टोटका बाबा से डरते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना कि आखिर टोटका बाबा को परेशान करने से वो तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। बैन जीरो बोल रहा होता है, जितना तूने यहाँ पे बोला ना मेरे को लगा कि तू कुछ ना कुछ खास करके दिखाएगा, लेकिन तूने मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंट करा। अब देख, अब मैं तेरे को ना अपनी एक नॉर्मल सी टेक्निक दिखाता हूँ। ये बोल तो अपने डिवाइन पेन को समन कर लेता है। टोटका बाबा बोल रहा होता है, मेरे पास में इतना पावरफुल स्केलेटन है, तेरा ये मामूली सा पेन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। बैन जीरो बोल रहा होता है, तूने कहावत तो सुनी होगी ना कि नॉलेज ही पावर है।
अब तो देखेगा मेरी इस कलम की पावर। हेवनली ड्रैगन मैं आपको समन करता हूँ। इसको दिखाया कि आखिर अर्थ ड्रैगन के पास में कितनी पावर है। तभी वहाँ पे आते हुए अर्थ ड्रैगन स्केलेटन को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टोटका पापा बोल रहे होते आखिर किसी का अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस ताकत को अचीव करने के लिए मैंने अपने मास्टर को सेक्रीफाइस कर दिया था, उसे इस लड़के ने अपने सिर्फ पेन की पावर से हरा दिया। बेन जीरो बोल रहा होता है तुम अभी भी काफी यंग हो, बुरे काम छोड़ो और सही रास्ते पे लौटाओ। तुमने जितने भी लोगों की लाइफ फोर्स चुराई है ना, उन सभी लोगों को उनकी लाइफ फोर्स वापस कर दो। मेरे मास्टर कहते हैं कि जिंदगी में एक मौका ना हर किसी को देना चाहिए। मैं तुम्हें वो मौका देने के लिए तैयार हूँ। टोटका पापा बोल रहे होते तुम्हें पता है कि ऐसे टाइम से अच्छे लोग हमेशा क्यों हारे हैं। अगर अच्छे लोग चाहे तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन जब वो बुरे लोगों को दूसरा मौका देते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत ही भारी पड़ता है, जैसे कि अब तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। ये बोलते हुए डिमन क्लॉ का यूज करते हुए बेन के गालों पे कट लगा देते हैं। टोटका पापा बोल रहे होते मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारी जो हीलिंग पावर्स है ना, वो बहुत ही कमाल की है और तुम इस अटैक से 2 पल में हील कर जाओगे। पर मेरे को तुम्हें यहाँ पे घायल नहीं करना था, बल्कि मेरे को रियलिटी में तुम्हारा ब्लड चाहिए था। बेन बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा था। कुछ लोग होते जो कि दूसरा मौका डिजर्व नहीं करते और ये मौका अब मैं तुम्हें देने भी नहीं वाला। टोटका पापा बोल रहे होते तुम मेरे को मौका नहीं दोगे, अभी 2 मिनट में ना तो जमीन में पड़े हुए मिलोगे। तुम्हारा ब्लड मेरे पास में आ चुका है, अब तुम मुझसे बचे कहीं भाग नहीं सकते। फिर वो बेन के ब्लड का यूज करते हुए अपनी खुद की पावर काफी बढ़ा देते हैं। बेन सोच रहा होता है मेरे ब्लड की वजह से इसकी पावर ना कम से कम 100 गुना बढ़ गई है, पर ये परमानेंटली नहीं बढ़ी, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए बढ़ी है। तभी टोटका हुआ फिर से हमारे बेन के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बेन बोल रहा होता है भले ही तुम कितना ही ट्राई क्यों ना करो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हारा मेरे सामने जीतने के ना कोई भी चांसेस नहीं। फिर वो बेन को चकमा देके वहाँ से भागने का ट्राई करने लगता है। बेन बोल रहा होता है मौत को भी छीके तुम वापस आ सकते हो, पर बेन पे हमला करके तुम बच नहीं सकते। टोटका पापा बोल रहा होता है किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, जब तक कि मैं तेरे को मारने देता ना, तब तक मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी हमारा बेन उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। बेन बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि हमारे बीच का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। तू मेरे सामने फाइट में टिका हुआ था क्योंकि मैंने तेरे को मौका दिया था। अपने पहले वाले मोड़ को ठुकरा कर ना तूने अपनी मौत को खुद न्योता दिया है। टोटका पापा बोल रहे होते बच्चे आखिर तुम हो कौन। आज से पहले मैं जिंदगी में कभी भी किसी के सामने नहीं हारा, मेरे को जानना है कि आखिर मुझे हराने वाला है कौन। बेन बोल रहा होते है मेरा नाम है बेन जीरो, भले ही नाम में जीरो है लेकिन काम सारे हीरो वाले करता हूँ। तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि तुम बेन के हाथों मरे हो। आगे जो हमारा बेन होता है वो टोटका पापा के घर पे आ गया होता है। बेन बोल रहा होता है टोटका पापा को चेक करने के बाद में ना मुझे उनके पास से कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ इस घर का एड्रेस मिला था। शायद से मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। देख के क्लियरली पता चल रहा है कि इस बाबा ने ना काफी सारे रिचुअल्स को परफॉर्म किया था। मैं ये तो सेंस कर पा रहा हूँ कि किया की लाइफ फोर्स ना आसपास ही है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी वो वहाँ पे साइड में किसी को सोया हुआ देखता है। बेन सोच रहा होता है तो फिर किसी और को जिंदा रखने के लिए टोटका पापा दूसरों की लाइफ फोर्स को चुरा रहा था। एक्चुअली में ये लड़की ना आज से 3 साल पहले ही मर चुकी है, लेकिन लोगों की लाइफ फोर्स को चुरा चुरा के टोटका पापा ने ना इसको 3 साल से जिंदा रखा हुआ है। और चीजों को देखने के बाद में लग रहा है कि शायद से ये लड़की उसकी बेटी थी। ये बात बिल्कुल सच है कि अपनों को बचाने के लिए एक इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, पर हेवंस की मर्जी के अगेंस्ट जाना ये ह्यूमन के हाथों में नहीं। भले ही टोटका पापा को ये लग रहा होगा कि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है, लेकिन ये बॉडी उनकी बेटी के सोल के लिए ना एक कैसे बढ़ के और कुछ नहीं थी, और इसके चक्कर में कितने निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई। टोटका पापा भले ही तुम्हारे मकसद अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा तरीका ना बिल्कुल ही गलत था। लड़की मैं तुम्हारे सोल को फ्री कर रहा हूँ, जाओ जाके हेवंस के अंदर आराम से रहो। उम्मीद है कि तुम दोनों बाय बेटी ना हेवंस के अंदर इस तरीके से रहोगे। आगे जो हमारा बेन जीरो होता है वो उन दोनों जनों को बरी कर देता है। बेन जीरो बोल रहा होता है मेरे को माफ करें, लेकिन मेरे को तुम दोनों के नाम के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, पर मैं ये प्रे करूंगा कि तुम दोनों को गॉड ना एक साथ रखे। आगे जो हमारा बेन जीरो होता है वो हॉस्पिटल आ गया होता है। बेन जीरो बोल रहा होता है अब मैं किया की लाइफ फोर्स को रिलीज करने वाला हूँ। इस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करते सारी की सारी लाइफ फोर्स ना किया के अंदर वापस चली जाएगी। जैसे ही वो किया की लाइफ फोर्स को उसकी बॉडी के अंदर डालता है, किया कुछ टाइम के अंदर होश में आ जाती है। खुश होते हुए मिस्टर दिवालिया बोल रहे होते मेरी बच्ची तुम ठीक हो गई, तुम्हें नहीं पता तुम्हें फिर से ठीक देख के मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। आगे वो सभी लोग घर वापस आ गए होते हैं। बेन बोल रहा होता है भले जो किया है वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी ना अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। उसको ठीक करने के लिए मेरे को उसके लिए बॉडी कंडीशनिंग पिल बनानी होगी, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में रिफाइनिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये कुकर वो काम करेगा। क्या बोल रही होती है मैंने इमोर्टल्स वाली नोवेल्स पढ़ी है, बिना कोल्ड्रिंक के पिल्स रिफाइन नहीं हो सकती। बेन जीरो बोल रहा होता है जब हम कोल्ड्रिंक्स में पिल्स को रिफाइन किया करते थे ना, तब तुम लोग बैलगाड़ी चलाया करते थे, तुम लोग तो कार्स तक पे आ गए, तो फिर क्या हम लोग कुकर पे नहीं आ सकते। ये बोलते हुए थोड़ी ही देर में पिल्स को रिफाइन कर देता है। बेन जीरो बोल रहा होता है तुम्हें रोज एक पिल खानी है, और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। क्या बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन जैसे वो पिल खाते तो उसे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है।
क्या बोल रही होती आखिर ये चीज क्या थी? मैंने जैसे इसको खाने में मुंह में घुल गई और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। बैन जीरो बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए इसको टेस्टी बनाया था, तुम्हें पसंद आया क्या? क्या बोल रही होती है तुम ना बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले, तुम कभी भी कुछ भी कर देते हो। बैन जीरो बोल रहा होता है लेकिन आखिर मैंने इस बार क्या गलत कर दिया? क्या बोल रही होती है मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बैन जीरो। तुम बिल्कुल सही कहते हो, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ नाम में ही जीरो लेकिन तुम्हारा जो काम है ना वो बिल्कुल हीरो वाले है। आगे हमें अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। खुश होते हुए बैन जीरो बोल रहा होता है भगवान तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, तूने का कमाल का चक्कर है चलाया किया को मेरी झोली में हिलाया। क्या बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या अजीब चेहरे बना रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे काफी अजीब लग रहा है। सारे बंदे बोल रहे होते ये तो वही बंदा है ना जो कि कल यूनिवर्सिटी में आया था और खुद को गॉडेस का फियांसे बता रहा था। देखो ना जिस गॉडेस ने शहर के सबसे बड़े बड़े यंग मास्टर्स को रिजेक्ट कर रखा है उसने एक गांव के बंदे को एक्सेप्ट कर लिया। तभी एक लड़की बोलती है जोर से मत बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो हमारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तुम्हें पता है ना कि हमारे प्रिंसिपल सर कितने बड़े बिग शॉट है, वो किसी के भी सामने नहीं झुकते लेकिन फिर भी वो इस लड़के के सामने झुके हैं। अगर वो इस बंदे के सामने झुके हैं ना तो पक्का से ये बंदा कोई टॉप का बंदा होगा। तभी वहाँ पे आते हुए प्रिंसिपल बोलते लिटिल मास्टर आप आ गए, कल मैंने आपसे कुछ चीजों के बारे में पूछा था, क्या आप वो काम मेरे लिए अभी कर सकते हैं क्या? बैन जीरो बोल रहा होता है एक बार जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ ना तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, अगर प्रॉमिस किया है तो निभाऊंगा जरूर। चलिए प्रिंसिपल अभी चलते हैं। और क्या क्लास में नोट्स ना इस तरीके से बनाना क्योंकि मेरे को बाद में तुम्हारी कॉपी करनी है। आगे हमारे बैन जीरो और प्रिंसिपल टैंक मेंशन के बाहर आगे होते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं लिटिल मास्टर ये मेरे एक बहुत ही खास दोस्त का घर है। मेरा जो दोस्त है ना टैंक जियोंग वो एक रिटायर्ड जनरल है, वो एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीता है जिसकी वजह से वो अपने बुढ़ापे में भी ना काफी हेल्दी था, पर रिसेंटली ही ना वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा है और उसकी हेल्थ डे बाय डे काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप चेक करो कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैंने उसकी बालकनी में ना लड़कियों के ट्रेडिशनल कपड़ों को सूखते हुए देखा है। आप अभी भी देख सकते हो कि वहाँ पे लड़कियों के कपड़े सूख रहे हैं, पर अजीब बात तो ये है कि उसके घर में कोई भी लड़की नहीं रहती और पूछने पर वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। बैन जीरो बोल रहा होता है अंदर से ना बहुत ही खतरनाक एविल हो रहा फील हो रहा है, पक्का से किसी न किसी एविल स्पीड का काम होगा। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो जनरल लोगों का वेलकम करते हैं। प्रिंसिपल बोल रहे होते बदर टैंक जोंगी में लिटिल मास्टर है, ये दिखने में भले ही बहुत ही यंग लगे लेकिन ये काबिलियत में ना किसी से भी कम नहीं। टैंक जियोंग बोल रहे होते मेरा दोस्त ना बहुत ही कम लोग रिस्पेक्ट करता है, यंग मैन अगर मेरा दोस्त आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है तो पक्का से आपके अंदर ना कोई खास बात होगी। आज से आप मेरे भी लिटिल मास्टर हो। हेवनली आई का यूज करते हुए बैन जीरो देखता है कि जनरल की बॉडी के अंदर से लगातार लाइफ फोर्स खींच रहा है और ये काम कोई ऐसी स्पीड कर रही है जो कि अभी लिविंग रूम में प्रेजेंट है। बैन जीरो बोलता है मैंने सुना है कि आपको कोरियोग्राफी और पेंटिंग का बहुत ही शौक है, मुझे भी इन सब में ना काफी इंटरेस्ट है, क्या आप मेरे को अपना कलेक्शन दिखा सकते हो? टैंक जियोंग बोल रहे होते आजकल के यंग लोगों को ना इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको ये सब पसंद है मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई, मैं आपको अपना सबसे बेस्ट कलेक्शन दिखाता हूँ। ये बोलते हो हमारे बैन जीरो को एक पेंटिंग के पास में लेके आ जाते हैं। बैन जीरो सोच रहा होता है इस पेंटिंग के अंदर ना एक एंशिएंट एविल स्पीड छुपी हुई है, जो इसके ऊपर स्टैंप लगाया गया है ना वो उस टाइम के घोष मास्टर लगाया करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि इस पेंटिंग की एज कम से कम 100 या फिर 1000 साल हो और ये अभी तक कई लोगों की सोच को ऑब्जर्व कर चुकी हो। पहले ये पेंटिंग आम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर वो उनके माइंड को कंट्रोल करते हुए उनके अंदर की लाइफ फोर्स को अपने अंदर खींच लेती है। अगर ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक और यहाँ पे रह जाए ना तो ये उस जनरल को ना पूरी तरीके से खत्म कर देगी या फिर उनकी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी। बैन जीरो बोल रहा होता है प्रिंसिपली जब तक मैं ना बोल तब तक के लिए जनरल को मत छोड़ना। घबराते हुए टैंक जियोंग बोल रहे होते आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, वो पेंटिंग मेरी फेवरेट पेंटिंग है, प्लीज को टच मत करो। प्रिंसिपल ली बोल रहे होते माफ करना ब्रदर टॉन्ग लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ में सख्ती से पेश आना ही होगा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तभी बैन बोलते ये पेंटिंग ना खुद को छुपाने में बहुत ही माहिर है, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक खानदानी मास्टर से घर से बिलोंग करता है, मेरे सामने तुम्हारी एक्टिंग नहीं चलेगी। ये बोलते जैसे ही पेंटिंग के ऊपर अपना ब्लड डालता है वो स्पीड फटाफट से सामने आ जाती है और स्पीड को खींचते हुए बैन जियोंग उसको बाहर निकाल देता है। जनरल बोल रहे होते ये तो मेरी सुयू है, तुम इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। बैन जीरो बोल रहा होता है ये आपकी सुयू नहीं है, वो तो काफी साल पहले गुजर चुकी है, ये एवरेज स्पीड ना यहाँ पे आपके अपनों का रूप ले रही है ताकि आप बेवकूफ बनो। मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि एक और स्पीड है। फटाफट से मुझे बताओ कि आखिर दूसरी स्पीड कहाँ पे है, तुम अकेली इतनी पावरफुल नहीं हो कि जनरल के विल पावर को तोड़ दो। घबराते हो स्पीड बोल रही होती है प्लीज मास्टर मेरे को छोड़ दीजिए, मैं कोई एवरेज स्पीड नहीं हूँ, मेरे को ना उस दूसरी स्पीड के दबाव में सब कुछ करना पड़ता है। बैन जीरो बोल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ ना ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। ये बोलते हुए जमीन पे फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और डिवाइन लोकेशन का यूज करते हुए उस स्पीड को लोकेशन को जान लेता है।
बैन जीरो बोल रहा होता था तुमने खुद को एक प्लांट में छुपा रखा था। सच में कहना पड़ेगा तुम छुपने में ना बहुत ही माहिर हो, वरना इन डिवाइन आई से ना नॉर्मली कोई स्पीड बच नहीं पाती। जैसे ही वो प्लांट के पास में जाता है तो उसका पोट अपने आप ही टूट जाता है। बैन बोल रहा होता तुम्हारे इन घटिया अटैक से ना मेरा बाली बाका नहीं होने वाला। तभी वो स्पीड सामने आते हुए बोलती है कि कई सालों से मैं लोगों के घर पे जा के ना लोगों की स्पीड को एब्जॉर्ब करती हूँ। 1000 लोगों की स्पीड को मैंने कैद करा है और आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे को पकड़ पाया हो। कहना पड़ेगा हजारों सालों में आज पहली बार ना ट्रेडिशनल बंदा मिला है। तुम्हें एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा मैं सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा। तभी वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो उड़ते स्पीड के पास में आती है और वो स्पीड अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। स्पीड बोल रही होती है मेरी बॉडी कंप्लीट होने ही वाली थी, मैंने अपनी बॉडी को कंप्लीट करने के लिए सालों का इंतजार किया है, तुम्हें मैं सब कुछ खराब नहीं करने दूंगी। वही हमारा बैन जीरो बोल रहा होता है ये एक हार्ट स्पिरिट है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। जैसे कि इंसानों के अंदर रैंकिंग्स होती है ना, वैसे स्पिरिट भी अलग अलग रैंकिंग की होती है और जो हार्ट स्पिरिट होती है ना वो खास तौर पे बहुत ही हाई रैंक के घोस्ट होते हैं। ऐसे स्पिरिट्स ना खुद नहीं बनती बल्कि इनको क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक बहुत ही प्रिटी सी लड़की को ना रिचुअल का यूज करते हुए खत्म करना होगा और पूरे 10,000 दिनों तक ना उसकी बॉडी को मेडिसिन बांध देना होगा। उसके बाद में वो सोल हार्ट सोल बनती है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा कमाल की होती है। नॉर्मली जो हार्ट सोल्स होती है ना वो टाइम के साथ में इवॉल्व करती रहती है, जितनी पावरफुल एक हार्ट सोल होगी ना उसकी फ्रेग्रेंस उतनी ही कमाल की होगी। और यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है कि हार्ट स्पिरिट ना कम से कम 1000 साल पुरानी है, ये फिर से ट्रांसफॉर्म करके ना और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने इसको देख लिया और क्योंकि अब मैं इसको देख चुका हूँ तो इसके बचने के चांसेस है ही नहीं। तभी जो वो हार्ट स्पिरिट होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है तू नहीं बचेगा लड़के, लेकिन तभी हमारा बैन जीरो जनरल के पीछे छुप जाता है। बैन जीरो बोल रहा होता है जनरल आपको ये लड़की बहुत ही पसंद थी ना, आखिर अब आप कुछ बोल क्यों रहे, आपके डर के मारे फट क्यों गई है। लेकिन तभी वो हार्ट स्पिरिट जनरल के ऊपर अटैक नहीं करती। स्पिरिट बोल रही होती है लड़के तू ना बहुत ही तेज है, तुझे पता है कि मैंने इस बंदे को अपने सेक्रीफाइस के तौर पे चुना है और इसी वजह से मैं इसको अपने हाथों से खत्म नहीं करूंगी। जनरल बोल रहे होते लिटिल मास्टर सच में आप बहुत ही फनी हो, आपने मुझे बताया भी नहीं और मेरे सामने इस घोष को कर दिया, मैं तो जाने निकल गई थी। बैन जीरो बोलता है मेरे को तो पहले से पता था कि आपके ऊपर अटैक नहीं करने वाली। जो हार्ट स्पिरिट होती है ना उनको टाइम टाइम पे बॉडी को चेंज करना होता है और अभी इस हार्ट स्पिरिट को ना वेसल की बहुत ही जरूरत है क्योंकि आप एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हो और आपके पास में एक प्योर हार्ट है, इसी वजह से इसने टारगेट के तौर पे आपको चुना है। हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है तो यहाँ पे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी नॉलेज ना सच में बहुत ही कमाल की है, लेकिन जब तुम्हें हार्ट स्पिरिट के बारे में सब कुछ पता है तो फिर आके तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि हम लोग बहुत ही पावरफुल होती हैं। अगर शायद तुम्हें पावर के बारे में पता होता ना तो तुम यहाँ पे खड़े होने की गुस्ताखी नहीं करते। बैन जीरो बोल रहा होते और अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होता ना तो तुम अभी तक उल्टे पाँव भाग गई होती। हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है तो फिर देख ही लेते हैं कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। ये बोलते हो 1000 क्लोन टेक्निक से अटैक करती है। वही हमारा बैन जीरो उसके अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। हंसते हुए हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है तुम फास्ट तो हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ये बोलते हुए हमारे बैन जीरो को पूरी तरीके से बांध देती है। बैन जीरो बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे मन में चल कर रहा है, तुम्हारे ये बांधने का स्टाइल कुछ अलग नहीं है क्या, अगर मेरे साथ में कुछ और करना हो तो तुम मुझे अलग से बता सकती हो। चिढ़ते हुए हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है अब तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, अगर तुमने फिर से मुंह खोला ना तो मैं तुम्हें अभी कभी खत्म कर दूंगी। तभी हमारा बैन जीरो पेन निकालते हुए बोलता है जादुई कलम कमाल दिखा। अपने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अंदर वो हार्ट स्पिरिट को बहुत ज्यादा घायल कर देता है और एनर्जी को रिलीज करते हुए सारे के सारे उसके क्लोज को भी खत्म कर देता है। बैन बोल रहा होता है मैंने तुम्हें थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगी। अपने एक चुटकी का यूज करते हुए मैं तुम्हें गायब कर सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने 1000 साल दिए हैं इस लेवल तक आने के लिए, इसी वजह से मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट दूंगा। तभी जो हार्ट स्पिरिट होती है वो गुस्सा करते अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। बैन बोल रहा होता है आखिर चौके में तुमने और क्या छुपा रखा है। तभी वो हार्ट स्पिरिट बैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बैन बोल रहा होता है तुमने अपने क्लोथ टेक्निक और स्वॉर्ड टेक्निक को एक कर दिया, कहना पड़ेगा तुमने 1000 साल बैठ के ना सिर्फ मक्खियां नहीं मारी बल्कि अपने टेक्निक के ऊपर भी ना बहुत ही ध्यान दिया है। तभी हार्ट स्पिरिट अपने अटैक को बैन की तरफ मोड़ देती है। बैन बोल रहा होता है ऐसे फालतू अटैक करने का कोई फायदा नहीं, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि हेवन के सीक्रेट्स को जानता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है अगर ऐसी बात है ना तो फिर मेरे अल्टीमेट टेक्निक से बच के दिखाओ, इसका नाम है द डांसिंग स्वॉर्ड। बैन बोल रहा होते तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे डांस करना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या, जब मैं अपने स्कूल में डांस किया करता था ना तब मेरे को देखने के लिए भीड़ लगती थी और मेरे को तो स्लो मोशन भी आता है, अब देखो मैं कैसे अपने डांसिंग मूव दिखाता हूँ। तभी एक दूसरे का डांस देखते वो दोनों ही काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हार्ट स्पिरिट बोल रही होती है क्या इस डांस के लिए भीड़ लगती थी, क्या आजकल के जमाने के लोगों का टेस्ट खराब हो चुका है क्या। बैन बोल रहा होता है तो फिर तुमने कौन सा 1000 साल में ग्रैमी जीत लिया है, तुम भी तो यही कर पा रही हो ना।
डांस को छोड़ो, मार्शल आर्ट में वापस आते हैं। ये बोलते वो हार्ट स्पीड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी किक करते हुए हार्ट स्पीड हमारे बहन को पीछे कर देती है। हार्ट स्पीड बोल रही होती है, डांस में तो तुम मेरी बराबरी फिर भी कर लो, लेकिन मार्शल आर्ट में तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा बहन उसके अटैक को बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। अटैक से बचते हुए बहन सोच रहा होता है जो इसके हजारों सालों का एनर्जी रिजर्व है ना, वो इतना इजीली तो खत्म नहीं होने वाला। मुझे कैसे भी करके पहले इसके मूवमेंट को रोकना होगा। फिर वो अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए हार्ट स्पीड के रोप को पकड़ लेता है, और जब वो उसके रोप को खींचता है तो हार्ट स्पीड की जगह उसका कपड़ा बाहर निकल जाता है। बहन बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हुआ, वो स्पीड कहाँ गायब हो गई। तभी हार्ट स्पीड बोल रही होती है, ठरकी आदमी आके तुम फाइट के नाम पे ये कर रहे हो। बहन जीरो बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा तुम तो काफी खूबसूरत हो, हजारों सालों में भी तुमने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर वो खुद को होश में लाते हुए बोल रहा होता है, एक सेकंड रुको, मैं तो हेवनली मास्टर हूँ ना, एक घोष की ब्यूटी मेरे ऊपर काम कैसे कर सकती है। आगे बढ़ते हुए हार्ट स्पीड बोल रही होती है, वक्त आ चुका है बैटल को खत्म करने का। आगे बढ़ते हुए बेन जीरो बोल रहा होते हैं, पूरी फाइट के अंदर ना ये पहली चीज जिसके अंदर मैं भी एग्री करता हूँ। फिर जो हमारा बेन जीरो होता है वो हेवनली बाइंडिंग टेक्निक का यूज करता है और हार्ट स्पीड की पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। हार्ट स्पीड बोल रही होती है, मैं अपनी लाइफ के अंदर 2 बार ट्रांसफॉर्म करी हूँ और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं एक ह्यूमन बन जाती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा ये मौका छीन लिया, मेरे हजारों साल की कल्टीवेशन बेकार हो गई। बेन जीरो बोल रहा होते, हजारों सालों तक लोगों की इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करने के बावजूद भी आके तुम्हारे पास में इतनी कम एनर्जी कैसे हो सकती है। हार्ट स्पीड बोल रही होती है, 1000 साल पुरानी होने के बावजूद भी मैं हार गई। बेन जीरो बोल रहा होते, अफसोस मत करो, मैं जिस नस्ल की फसल हूँ ना वो 5000 साल पुरानी है, तुम यहाँ पे एक इंसान से नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी एक्सपीरियंस से हारी हो। हार्ट स्पीड बोल रही होती है, आज तो तुम जीत गए, लेकिन हर बार तुम नहीं जीतोगे, ये प्रिंसेस अपना रिवेंज लेके रहेगी। बेन जीरो बोल रहा होता है, क्या प्रिंसेस, आखिर तुम कहाँ की प्रिंसेस बन गई, मेरे को पता ही था कि घोष भी लंबी लंबी फेंकते हैं। तभी हार्ट स्पीड बोलती है कि तुम जैसे कॉमनर्स को ना मेरे बारे में क्या ही पता होगा, मैं जिया किंगडम की 17th प्रिंसेस हूँ। तभी बेन जीरो बोलता है, एक सेकंड रुको, ये तो सच में प्रिंसेस है, और अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर जो इसकी एनर्जी मेरे को मिली ना वो इतनी कम क्यों थी। इसने आज तक ना कभी भी किसी भी इंसान के साथ में कुछ भी बुरा नहीं करा, किसी की भी इसने जान नहीं ली, इसी वजह से ये इतनी कमजोर थी। हार्ट स्पीड बताती है कि मैं अपने जमाने में एक प्रिंसेस हुआ करती थी, पर कुछ गद्दारों ने मेरे को दुश्मनों के हवाले कर दिया और उन दुश्मनों ने मेरे को हार्ट स्पीड बना दिया। जब मैं सेकंड टाइम ट्रांसफॉर्म हुई थी ना, तब मैंने एक मरे हुए बंदे का हार्ट लिया था, और उस टाइम भी ना मैंने उसको मारा नहीं था, मैंने सिर्फ उसके हार्ट को लिया था। हार्ट स्पीड बनने की वजह से मैं कभी भी सोल वर्ल्ड में नहीं जा पाई, और मेरी प्रेजेंस की वजह से आम लोगों को काफी तकलीफ होती थी। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने पिछले 1000 सालों में ना कितनी तकलीफ झेली है, फिर भी गॉड को मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। बेन जीरो बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आके तुम टेंग जियाओ क्यों परेशान कर रही थी, क्या ये सच नहीं है कि तुम उसके यंग हार्ट के पीछे थी और तुमने सुई को भी डरा के इनके एनर्जी को ऑब्जर्व करा है। हार्ट स्पीड बताती है कि जो सुई की स्पीड है ना वो यहाँ पे मुझसे पहले से है, और सच को तो सुई का ना जियोंग की एनर्जी लेने का कोई भी इरादा नहीं था। जब सुई को पता चला कि मेरे को टोंग जियोंग का हार्ट चाहिए, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं टोंग जियोंग की सोल को ना पेंटिंग के अंदर सील कर दूं, ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। और इन दोनों के प्यार को देखते हुए मैंने टोंग जियोंग को मारने का इरादा छोड़ दिया। टोंग जियोंग की जो एनर्जी कम हो रही है ना वो मेरी या फिर सुई की वजह से नहीं हो रही। बैन बोल रहा होता है, मैं तुम लोगों को पूरी तरीके से चेक कर लिया है, ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने आज तक किसी को भी नहीं मारा, और एक हेवनली मास्टर होने के तौर पे ये मेरा फर्ज है कि मैं एक अच्छे घोष को ना पनिशमेंट ना दूं, इसी वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। वैसे अगर सच कहो ना तो एक प्रिंसेस का दर बदर भटकना बिल्कुल भी सही लगता, क्योंकि मैं एक अच्छा हेवनली मास्टर हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने मेट के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तुम्हें इंसान का रूप लेना आता है, और अगर तुम मेरे साथ में रहोगी ना तो तुम्हें कभी कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम इंसान हो या फिर घोस्ट हो। साथ ही मैं तुम्हें ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक इंसान बनाऊंगा। चिढ़ते हुए प्रिंसेस बोल रही होती है, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और तुम एक कॉमनर हो। तुमने आखिर ये सोचा भी कैसे कि एक प्रिंसेस तुम्हारी पर्सनल मेट बनेगी? तुम तो शकल से इतना भरोसा करने के लायक नहीं लगते, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करने वाली। बेन जीरो बोल रहा होता है, तुम मेरे बारे में ना बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मेट बना के अपने शौक को पूरा करूंगा? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे ऐसा कोई भी काम नहीं कराने वाला। सच कहो तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर के सोल बीट में इंटरेस्टेड हूँ। तुम 1000 साल पुरानी सोल हो, इसी वजह तुम्हारे सोल बीट के अंदर ना काफी सारी एनर्जी छुपी हुई है, और तुम्हारे पास जो एनर्जी है ना वो इन एनर्जी है, मेरे पास जो एनर्जी है वो यंग एनर्जी है। अगर कल्टीवेशन के अंदर हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमारी कल्टीवेशन ना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, तुम भी पावरफुल बनोगी और मैं भी, तो ये ना एक बहुत ही फायदे का सौदा है। तुम्हें ऐसा सौदा ना बाद में नहीं मिलने वाला। चिढ़ते हुए प्रिंसेस बोल रही होती है, तुम मुझे डोल कल्टीवेशन करने के लिए बोल रहे हो, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। बेन जीरो बोल रहा होता है, मैं तो बस कल्टीवेशन के बारे में बोला था, कौन सी कल्टीवेशन है जो तुमने खुद सोचा ना? लगता है कि मेरे को थोड़ा सेफ रहना होगा।
क्योंकि प्रिंसेस की रात है ना मेरे को लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी शर्माते हुए प्रिंसेस बोल रही होती है, वैसे मेरे पास में जाने के लिए ना कोई और जगह भी नहीं, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एग्री करती हूँ। बेनजीरो सोच रहा होता है ये तो यहाँ पे बोला चल रही है कि मैं नहीं बल्कि ये मेरी मास्टर हो। वैसे अभी यहाँ पे सारा काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा काम बाकी है। जनरल टैंक बोल रहे होते हैं, हवेली मास्टर सुईना एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट है और हम एक दूसरे को बहुत ही पसंद भी करते हैं। प्लीज कुछ तो ऐसा करे इसकी वजह से हम दोनों साथ में रह पाए। बैन बोल रहा होता है, हेवंस हमारी किस्मत इसके हिसाब से लिखता है ना, हम बिल्कुल वैसे चलते हैं, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है इसके ऊपर हेवंस कभी बस नहीं चलता। तो इसी वजह से मैं इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप घोर से काफी ज्यादा करीब रह रहे हो। इसी वजह से आपकी बॉडी की इन एनर्जी ना काफी ज्यादा बढ़ रही है और इन एनर्जी का ज्यादा होने का मतलब है डेथ का खतरा बढ़ना। ये लीजिए एसेंस पिल, अगर आप इस पिल को रोज खाओगे ना तो सुई के पास में जाने के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर में इन एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ये आपके फ्यूचर को ना पूरी तरीके से सेव कर देगा। याद रखना, अगर मुझे कभी पता चला ना कि सुई की वजह से किसी भी इंसान को दिक्कत आई है तो सुई को खत्म करने वाला सबसे पहला इंसान मैं होऊंगा। झुकते हुए जनरल सुई बोल रहे होते, हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेनजीरो बोल रहा होता है, प्रिंसेस 17 चलो चलते हैं। घर पे आने के बाद में प्रिंसेस ने कपड़ों को चेंज कर दिया होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम्हारे पास थोड़े बड़े कपड़े नहीं है क्या? तभी प्रिंसेस को देखते हुए किया बोलती है, बेनजीरो आखिर लड़की कौन है और तुमने इसको मेरे कपड़े क्यों दिए? फटाफट से सब कुछ एक्सप्लेन करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बैन बोल रहा होता है, ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो एक घोर सर्वेंट है, इसने मुझे अपना मास्टर माना है, इसी वजह से मैं इसको घर पे लेके आया हूँ। तभी बैन का दूसरा कान पकड़ते हुए प्रिंसेस बोल रही होती है, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ? मैं ना एक प्रिंसेस हूँ, मैं तुम्हें मैक्सिमम अपना पार्टनर मान सकती हूँ लेकिन अपना मास्टर नहीं मान सकती। रोते हुए बैन बोल रहा होता है, मेरे साथ हवेली मास्टर बिना लड़कियों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। आगे हमें 3 दिन बाद ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। मास्टर लियो बोल रहे होते, आज के मेरे इस ऑक्शन में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इतने बड़े इवेंट के लिए दिवाले फैमिली ने फंड करा है और आपको पता है कि अगर किसी भी चीज के साथ में दिवाले फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है ना तो आपके साथ में बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि बस नाम दिवाले फैमिली है लेकिन लोग भरोसा बहुत करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिफैक्ट है जेट पेंडेंट, ये आपके माइंड को क्लियर करता है और आपको पॉजिटिव रखता है। बैन बोल रहा होते है, किया तुम्हारे फादर के कनेक्शन का यूज करते हुए मेरी दुकान पे तो पहले ही दिन काफी सारे लोग आ गए। किया बोलती है, डैड को ना तुम्हारे ऊपर बहुत ही भरोसा है, उन्होंने कहा कि तुम अगर कोई ऑप्शन रख रहे हो ना तो पक्का से उसके अंदर जितना भी सामान होगा वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का होगा। तो इसी वजह से उनके जितने भी बिग शॉट दोस्त है ना उन सभी को उन्होंने खास तौर पे इनवाइट करा। बैन बोल रहा होते, तुम्हें पता है क्या तुम यहाँ पे ना बिग शॉट के रेस में काफी सारे लोगों गिन रही होगी, पर अगर सच कहूँ तो सिर्फ पैसा होना तुम्हें बिग शॉट नहीं बनाता। वो साइड में देखो, वहाँ पे 2 मास्टर्स खड़े हैं, दिखने में वो बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे होंगे लेकिन रियलिटी में वो लोग मार्शल आर्टिस्ट है और उन दोनों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो दोनों मिलकर यहाँ पे सभी को खत्म कर सकते हैं। तभी ओल्ड मैन अपने यंग मास्टर से बोलते हैं कि जो पेंडेंट यहाँ पे मिल रहा है ना यंग मास्टर, वो सच में बहुत ही टॉप क्वालिटी का है, अगर हम इसे खरीद लेते हैं तो ये हमारे अंदर के इनर डिमन को शांत करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और फिर ब्रेक थ्रू करके आप इनर ट्रेलर में पहुंच सकते हो। आप हमारे जुई फैमिली के ऐसे जीनियस हो जो कि जनरेशन में एक बार पैदा होता है। अगर आप इस पेंडेंट का यूज करते हुए 20 के एज में इनर ट्रेलर में पहुंच गए ना तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि आपको हरा पाएगा। यंग मास्टर जुई बोल रहा होता है, ये पेंडेंट इतना ही कमाल का है तो हमें इसको हासिल करना ही होगा, चाहे वो सीधी उंगली से हो या फिर टेढ़ी उंगली से। बैन बोल रहा होता है, यहाँ पे सारा काम ल्यू संभालेगा, मेरे को चलना चाहिए, वैसे भी काफी नींद आ रही है। तभी हम देखते हैं किलर को, जिसने कि हमारे बैन को टारगेट पे लिया होता है। जैसे ही वो किलर शूट करता है हमारा बैन झुकते हुए उसके बुलेट को डॉज कर लेता है। चिढ़ते वो किलर बोल रहा होता है, इस लड़के का लकना बहुत ही कमाल का है, पर आखिर ये कितनी बार लक से बचेगा, कभी ना कभी तो फंसेगा ही ना। अब ये घर में जा चुका है तो दिन में तो मेरा काम नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, मैं आज रात को ना इसको भगवान के पास में भेज दूंगा। हम देखते इस बंदे का नाम होता है विक्ट्री किलर, जो कि आज तक जिंदगी में एक बार भी नहीं हारा। वही हमारा बेनजीरो सोच रहा होता है, तेरे को जितना भी उड़ना है ना किलर उड़ ले, आज रात को ना मैं तेरे सारे पर काट दूंगा। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही लड़कियां और बेन घर से बाहर निकलते विक्ट्री किलर बेन के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। किया बोल रही होती है, बेन तुम ठीक तो हो ना? तभी विक्ट्री किलर लड़कियों को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारा बंदा तो गया, अब तुम जो काम उसके लिए कर रही थी ना वो मेरे लिए करो। सीन चेंज होता है, हमें हुआंग रन के घर का सीन दिखाया जाता है। हुआंग रन बोल रहा होते, यंग मास्टर ही, आपको नहीं पता कि मैंने आपका कितना वेट करा है, आपको पता है मैं ना किया का दिल जीतने ही वाला था, तभी रास्ते में एक गाँव का गवार आ गया, तो इसी वजह से उसको ठिकाने लगाने के लिए मैंने विक्ट्री किलर को हायर किया है। आज वो विक्ट्री किलर ना उस बंदे को खत्म करके किया को यहाँ पे लेके आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं किया को आपको सौंप दूंगा, तो आज वो काम मैं पूरा करने वाला हूँ। प्लीज अब हमारी हुआंग फैमिली की ना बिजनेस में हेल्प करिएगा। ही मैन बोल रहा होता है, तुझे पता है ना कि ही फैमिली कैपिटल में क्या हैसियत रखती है, तेरे सर पे मेरा हाथ है, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तेरी फैमिली ना इस सिटी की नंबर 1 फैमिली बनेगी।
तभी जो खिड़की होती है वो अपने आप से ही खुल जाती है। वांग रेन बोल रहा होता है, लगता है कि मेरा शेर आ चुका है। विक्ट्री किलर तुम्हारा स्वागत है। देखिए अंकल कियांग विक्ट्री किलर ना उन लोगों को बैग में भर के भी लेके आ गया। मैंने कहा था ना कि ये बेस्टेस्ट किलर है। तभी अंकल कियांग बोल रहे होते, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जब वो विक्ट्री किलर को पास में जाके चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विक्ट्री किलर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वांग रेन बोल रहा होता है, ये तो बैग में पुतले भर के लेके आया है, इसका मतलब है बेवकूफ बनाया गया है। हंसते हुए बैन बोल रहा होता है, वाह तुम्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि मेरे यहाँ तो तुम लोग बेवकूफ बन चुके हो। आखिर तुमने क्या सोच लिया कि एक नॉर्मल सा असिस्टेंट मेरे से हेवनली मास्टर को मार सकता है? मैंने बस एक छोटा सा इल्यूजन क्रिएट किया था और इस बंदे ने खुद को खुद ही मार डाला। कांपते हुए वांग रेन बोल रहा होता है, तुमने इतने पावरफुल किलर को मार डाला। यंग मास्टर मेरी हेल्प करिए, बंदा ना बहुत ही खतरनाक है। तभी ही मैन बोलता है, मेरे अंकल जियांग ना एक मिड स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट है। एक नॉर्मल असिस्टेंट को मार के ना तुमने कोई बहुत ही बड़ा तीर नहीं मार लिया। ऐसे 36 असिस्टेंट ना मेरे अंकल जियांग एक हाथ से मार सकते हैं। अंकल जियांग ये लड़का अपने साथ में बहुत ही पिटी सी लड़की को लेके आया है, किसी भी हालत में मुझे ये लड़की चाहिए। तभी जो प्रिंसेस होती है वो चिढ़ते हुए एक पत्थर को उठा लेती है। घबराते हुए अंकल जियांग बोल रहे होते, ये लड़की तो टेलेकिनेसिस का यूज कर पा रही है, इसका मतलब ये एक मार्शल आर्ट मास्टर है। इससे पहले कि अंकल जियांग रिएक्ट कर पाते, प्रिंसेस पत्थर फेंकते हुए ही मैन के हेवनली बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। घबराते हुए वांग रेन बोल रहा होता है, इसने तो यंग मास्टर को नहीं छोड़ा, तो फिर आखिर मुझे क्या ही छोड़ेगा। बैन जीरो बोल रहा होते, तुमने मुझे मारने के लिए असिस्टेंट्स को हायर करा, मैं तुम्हें छोड़ देता अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर आते तो। लेकिन जब मेरे को पता चला कि आखिर तुम क्या के साथ में क्या करने वाले थे, ये सब कुछ जानने के बाद तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। अब जाके हेल में अपनी पनिशमेंट काटना। प्रिंसेस बोल रही होती है, ये तो गया, इन दोनों का क्या करना है? बैन बोल रहा होता है, इन दोनों को बांध के रख लो, ये दोनों निकलने नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे आधी रात को ना कोई शो नहीं चला जो कि आप लोग यहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे हो। यंग मास्टर जोई बोल रहे होते, तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया, हमें लगा था कि तुम हम लोग को पहचान ही नहीं पाओगे। बैन सोच रहा होता है, मैंने किया को कार में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को पता था कि वो ये सब कुछ झेल नहीं पाएगी, लेकिन लगता है कि मैंने उसको वहाँ पे छोड़ के ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बैन बोलता है कि हमारी कंट्री के अंदर 4 बड़ी ग्रेट फैमिलीज है और वो चारों के चारों ही ना अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को जानना है कि आखिर तुम दोनों ना कौन सी 4 बड़ी फैमिली से हो, क्योंकि मेरी वाइफ को किडनैप करने जैसे बड़े गुनाह के लिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। जोई बोल रहा होता है, इसका मतलब तुम्हें मसलाट फैमिली के बारे में भी पता है। चलो, हमें लगा था कि चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होंगी, लेकिन अब तो सब कुछ बहुत ही आसान हो गया। फटाफट से मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में कितने आइस पेंडेंट्स है और आखिर वो कौन सा मास्टर है जिसने इतने कमाल का पेंडेंट बनाया है। आजकल के टाइम में ना ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो कि इतनी कमाल की चीज बना दे। ऐसा मास्टर तो हमारी फैमिली में भी होना चाहिए। फटाफट सब कुछ रिवील कर, वरना तेरी वाइफ तो नहीं बचेगी। बैन जीरो बोल रहा होते, तुझे पता है मैं बात ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से करता हूँ जो कि मुंह लगाने के काबिल होते हैं, तो मुझे मुंह लगाने लायक भी नहीं लगा। जोई बोल रहा होता है, वाह तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत ही कमाल का है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जोई फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मैं जल्दी ही बेहतर करके ना इनर ट्रेलर में पहुँचने वाला हूँ। कब से मुझे फाइट करने के लिए बढ़िया ओपोनेंट नहीं मिला था, आज तुमसे फाइट करके मैं अपनी स्किल्स को चेक कर ही लूंगा। ये बोलते हमारे बैन जीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा बैन बहुत ही इजीली उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यंग मास्टर जोई का बटलर सोच रहा होता है, इस पेंडेंट की वजह से यंग मास्टर ना बहुत ही जल्दी इनर ट्रेलर में पहुंचने वाले हैं। सच को तो मेरे को लगा था कि पेंडेंट मिलने के बाद मैंने वो अपनी एज के सबसे बड़े जीनियस है, लेकिन आखिर ये लड़का है कौन जिसका मैं नाम तक नहीं जानता और ये यंग मास्टर के अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर रहा है। मुझे कैसे भी करके हेल्प करनी होगी, वरना यंग मास्टर के ऊपर दिक्कत आ सकती है। ये बोलते हुए ओल्ड मैन अपने यंग मास्टर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बैन बोल रहा होता है, तुम लोग कहने के लिए ना बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम लोग के अंदर ना बिल्कुल भी एथिक्स नहीं। तुम पे मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, तुम लोग को दिखाता हूँ कि आखिर तुम लोग ना कितने पानी में हो। ये बोलते हुए बैन से अपने एनर्जी को रिलीज करता है और वो लोग जाके दूर गिरते हैं। बैन बोल रहा होता है, अभी तो तुम लोगों ने सागर की सिर्फ और सिर्फ एक बूंद देखी थी और तुम लोग इतना भी संभाल नहीं पा रहे, लगता है कि तुम्हारी जोई फैमिली में ना बिल्कुल भी दम नहीं। बटलर बोल रहा होता है, इतनी खतरनाक इंटरनल एनर्जी ना मैंने आज से पहले किसी की भी नहीं देखी। इन्हें ड्रिलम के मास्टर तो क्या ग्रैंड मास्टर्स भी ना एक टाइम पे इतनी खतरनाक एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सकते, पर ये कहना कि इतनी कम एज में तुम्हें सब बच्चा ना ग्रैंड मास्टर बन गए, ये बहुत ही मुश्किल है। बैन सोच रहा होता है, आम लोग के लॉजिक्स ना हमारी फैमिली के ऊपर नहीं लगते। जैसे आम इंसानों के मुकाबले मार्शल फैमिलीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ही मार्शल फैमिली वालों से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल ना हेवनली मास्टर्स की फैमिली होती है और मैं इस पूरे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली मास्टर्स की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली का हर एक जनरेशन ना इस वर्ल्ड के ऊपर रूल करा है और मेरे हिसाब से जो ये ग्रैंड मास्टर रियलम बोल रहे हैं ना, ये मार्शल आर्टिस्ट का कोई ना कोई रियलम है।
बैन बोल रहा होता तुमने काफी कुछ गैस कर लिया, अब तुम्हें अपने रास्ते निकलना चाहिए। ये बोलते वो बटलर को वहीं पे खत्म कर देता है और उसके बाद में यंग मास्टर का नंबर आता है। बैन बोल रहा होते इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद बिना तुम लोगों ने इतना घटिया काम किया है। अगर तुम दोस्त बन के मुझसे आइस पेंडेंट मांगते ना तो मैं तुम लोग को खुशी खुशी 1000 दे देता, पर इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरे परिवार के ऊपर आना, ये तुम लोगों ने बहुत ही गलत कर दिया। तुम लोगों ने दिखा दिया ना कि सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए तुम लोग बड़े हो, अंदर से तुम लोग बहुत ही नीच और घटिया इंसान हो। इसी वजह से तुम लोग को तो खत्म करना बहुत ही जरूरी था। बैन बोल रहा होते सब तो खत्म हो गए, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम 2 बचे हो। एक कोई अमीर यंग मास्टर लग रहा है और दूसरा उसका चेला। बताओ तुम्हारे साथ में क्या किया जाए। अंकल जियांग बोल रहे होते यंग मास्टर हमने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करा, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, हम कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। बैन बोल रहा होते आज के बाद में ना कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, अगर सामने आया तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जाते हुए अंकल जियांग बोल रहे होते आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। फिर जो हमारा बैन होता है वो आगे बढ़ते हुए किया को जगा देता है। आंखें खोलते हुए किया बोल रही होती है मैं कहाँ पे हूँ। बैन बोल रहा होते तुम कहाँ पे हो, तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे साथ हो इसका मतलब तुम पूरी तरीके से सेफ हो। तभी जो किया होती है वो बैन को किस कर लेती है। वही मरते हुए बटलर अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज भेज देता है। सीन चेंज होता है, मैं कैपिटल की जुई फैमिली का सीन दिखाया जाता है। आंखें खोलते हुए एक बंदा बोल रहा होता है फाइनली मैंने वो लेवल अचीव कर ही लिया, एंसेस्टर्स मैंने आपका नाम रोशन करा है। आज मैं ब्रेकथ्रू करके ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच चुका हूँ। ऑलरेडी हमारी जुई फैमिली के पास में 3 ग्रैंड मास्टर्स थे, मेरे को लेकर टोटल 4 हो जाएंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी फैमिली के 2 लाइफ लैम्प बुझ गए होते हैं। मास्टर जुई बोल रहे होते हैं लाइफ लैम्प के बुझने का मतलब है कि वो बंदा मर चुका है। पर जुईला उसका बटलर आइसमैन खरीदने के लिए गए थे ना, जहाँ वो गए थे वो तो बहुत ही छोटा मोटा शहर है, वहाँ पे तो कोई ग्रैंड मास्टर भी नहीं रहता। तो फिर आखिर ऐसे में कौन से कि हमारे जुई फैमिली के ऊपर हमला करने का ट्राई करा। तभी बटलर का भेजा हुआ मैसेज मास्टर जुई तक पहुँच जाता है, जिसमें उन लोगों को पता जाता है कि उन लोगों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा बैन जीरो है। चिढ़ते हुए मास्टर जुई बोल रहा होता है तो फिर तू है जियांग बेई का बैन जीरो, मेरी फैमिली के 2 लोगों को खत्म करके तूने बहुत ही बड़ी गलती करी है। तेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं आज ही ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंचा हूँ। अपने इस इलम को स्टेबल करने में मेरे को 1 महीना और लग जाएगा, लेकिन जब मैं 1 महीने बाद अपनी पावर को स्टेबल कर लूंगा ना, तब मैं अपने 3rd ब्रदर के साथ में तेरे को खत्म करने के लिए आऊंगा। आगे हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर चेन ने बैन को अपनी बेटी का इलाज करने के लिए अपने घर पे इनवाइट किया होता है। चेन चूनर डॉक्टर चेन की डॉक्टर बेटी है, जिसको की एक अजीब सी बीमारी है जिसका इलाज उनके पास भी नहीं। चूनर को चेक करते हुए बैन बोल रहा होते चीजें काफी सीरियस है। डॉक्टर चेन बोल रहा होते मास्टर बैन जीरो आप तो एक लेजेंडरी मास्टर हो ना, जो कि एक मरे हुए इंसान तक को रिवाइव करने की ताकत रखता है। प्लीज आप मेरी डॉक्टर बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी को ना एक बहुत ही अजीब सी बीमारी है जिसको मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता। और पहले तो मैं होप हार के बैठ गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरे को फिर से उम्मीद जागी कि सिर्फ आप ही जो कि मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो। मैं एक डॉक्टर बन के नहीं बल्कि एक बाप बन के आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी वहाँ पे आते हुए डॉक्टर चेन का बेटा बोल रहा होता है मेरी बहन को हाथ मत लगाना, अगर मेरे डैड इसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते तो फिर तुम तो क्या ही कर लोगे। डैड अभी मजबूर है, इसी वजह तुम पक्का से यहाँ पे उनको मजबूर बनाते हुए उनको ठगने के लिए आए होगे ना, मैं तुम्हें अपने डैड को ठगने नहीं दूंगा। चिढ़ते हुए डॉक्टर चेन बोल रहे होते सांझे आके तुम्हें कैसे बिहेव कर रहे हो, ये एक बहुत ही ग्रेट मास्टर है, इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है, अगर बोलने की तमीज ना हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। बैन बोल रहा होता है डॉक्टर चेन आपका बेटा तो बहुत ही पावरफुल है, मेरे को लगा नहीं था कि एक डॉक्टर का बेटा इतना कमाल का मसला आर्टिस्ट हो सकता है। देखो दोस्त मैं अब तुम्हारे डैड को लूटने के लिए नहीं आया, इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी और मैं वही हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यंग मास्टर चैन बोल रहा होता है तुम्हें क्या मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है क्या, कंट्री के सबसे बेस्ट डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमसे हेल्प मांगेंगे। बताओ तुमने मेरे डैड के साथ में क्या किया है, कैसे तुमने उनको माइंड को कंट्रोल किया और तुम यहाँ पे आ गए। डॉक्टर चैन बोल रहे होते हैं सांझे आके तुम्हें क्या फालतू बकवास कर रहे हो। बैन जीरो बोल रहा होता है डॉक्टर चैन अभी ना इसको मुंह से बोली हुई बातें समझ में नहीं आएगी। ये बोलते वो यंग मास्टर चैन को एक बेर में क्या कहता है। शॉक्ड होते हुए यंग मास्टर चैन सोच रहा होते इनकी इंटरनल स्ट्रेंथ ना काफी ज्यादा है, मैं इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हूँ लेकिन इनके नजर से बनाए हुए बेर को मैं तोड़ नहीं पाया। लगता है कि डैड बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, मैंने इनको ऑफेंड करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बैन बोल रहा होता है तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि एक हवेली मास्टर ना तुम्हारी बहन को ठीक करने के लिए आया है। डॉक्टर चैन मेरे को ये पसंद नहीं कि मैं किसी का इलाज करूँ और कोई बार बार इंटरफेयर करे। अगर आपके बेटे ने एक और बार कुछ और बोला ना तो मैं आगे इलाज को कंटिन्यू नहीं करूंगा। वैसे भी आपकी बेटी मरने वाली है, अपने भाई की वजह से थोड़ी जल्दी मर जाएगी। सांजी बोलता है हवेली मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बैन सोच रहा होता है मैं अपने ड्रैगन की का छोटा सा हिस्सा ना इस लड़की की बॉडी के अंदर डालता हूँ,
ताकि मैं ये जान सकूं कि आगे से हुआ क्या है। इसकी बॉडी को चेक करने के बाद मेरे को ये तो पता चला कि इसको फिजिकली और इंटरनली कुछ भी नहीं हुआ। ये मामला कुछ और है। बैन की एनर्जी चुना की बॉडी के अंदर जाते ही चुना की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक स्नेक डिमन की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। बैन बोल रहा होता है आखिर ये कैसा पावरफुल कर्स है और ये कर्स एक स्नेक डिमन ने कास्ट किया है। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर चैन भी बोल रहे होते आखिर ये चीज है क्या, मैं भी ऐसी चीज ना पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ। तभी बैन अपने तलिस्मान का यूज करते हुए उस स्नेक डिमन को शांत कर देता है। यंग मास्टर चैन बोल रहा होता है हेवनली मास्टर आखिर मेरी बहन को कौन सी बीमारी हुई है, देखने से तो लग रहा है कि इसको किसी स्पिरिट डिमन ने परेश कर लिया है। बैन बोल रहा होता है मेरे को जानना है कि क्या चुनक किसी भी तरीके से स्नेक से कनेक्टेड है क्या, बचपन में कोई ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने स्नेक के साथ में बहुत ही बुरा किया हो। यंग मास्टर चैन बोल रहा होता है हाँ बचपन में एक हादसा तो हुआ था। हमारी पूरी फैमिली ट्रिप पेना माउंटेन्स पे घूम रही थी और उस टाइम पे चुनक ने गलती से एक छोटे से स्नेक के ऊपर पाँव रख दिया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे गुस्से में आके वो छोटा स्नेक ना चुनक को बाइट कर गया। और ये देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस स्नेक को खत्म ही कर दिया। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है जो कि स्नेक से कनेक्टेड है, क्योंकि उस चीज के बाद तो चुनक को ना स्नेक्स का फोबिया हो गया था। देखना तो छोड़ो, वो तो उनके बारे में सुन के बिना काफी डर जाया करती थी। बैन बोल रहा होते अब तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। बचपन में तुम्हें स्नेक को मारा था ना, वो कोई आम स्नेक नहीं था बल्कि वो एक स्नेक डिमन था, क्योंकि वो एक बच्चा था, इसी वजह से तुमने उस टाइम पे उसको मार डाला। लेकिन उसके डैड ने चुनर के ऊपर ना एक कर्स लगा दिया। स्नेक डिमन के कर्स के हिसाब से जैसे ही चुनर अपनी प्राइम एज से पहुंचेगी ना वो मारी जाएगी, और अभी वो अपने प्राइम एज से काफी करीब आ चुकी है। घबराते हुए यंग मास्टर बोल रहा होते प्लीज हेवनली मास्टर हम लोग की हेल्प करिए। बैन बोल रहा होता है कर्स को खत्म करने के लिए हमें कर्स को कास्ट करने वाले को खत्म करना होगा, पर अगर सच को तो उसे खत्म करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। अगर उस स्नेक ने आज से 10-12 साल पहले इतना खतरनाक कर्स डाला है ना, तो अभी तक तो ऐसा हो सकता है कि वो ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो गया हो, और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ न लगभग मेरे बराबर की होगी। यंग मास्टर चैन बोल रहा होता है हमारी चैन फैमिली ने ना मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर कुछ टाइम पहले ही कदम रखा है, और हमारे कनेक्शन ना ज्यादा पावरफुल मास्टर से नहीं है। आखिर कोई भी मास्टर चुनर के लिए इतना खतरनाक रिस्क क्यों लेगा। लोगों के लिए अपने जान को खतरे में डालने वाले हीरोज ना सिर्फ और सिर्फ मूवीज में होते हैं, रियल लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते। बैन बोल रहा होता है तुम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। मैं एक हेवनली मास्टर हूँ और मेरा ये काम है कि मैं जितना हो सके सभी की हेल्प करूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। अब समझ आ रहा है कि आखिर मैं ये क्यों बोलता हूँ कि भले ही मेरा नाम बैन जीरो है लेकिन मैं काम सारे हीरो वाले करता हूँ। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।